देर आए दुरुस्त आए। लेबर रूम में बाहर खड़ी मैं मन ही मन ईश्वर को याद कर मन्नत मांग रही थी कि डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए, मैं नानी बन जाऊं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। पिंकी अंदर दर्द से तड़प रही थी। तभी तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए दीपा आई। मुझे देखकर सांत्वना देते हुए बोली, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और सुन, कल सुबह आ जाना, मैं शादी कर रही हूँ। शादी उन परेशानी भरे क्षणों में भी मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन वह मैं चलती हूँ, जरा जल्दी में हूँ, कल तो मिल ही रहे हैं, कहते हुए वहाँ से चली गई। मेरी बचपन की सखी दीपा इस अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ हैं। उसने अजन्म कुंवारी रहने का फैसला किया था। फिर अचानक इस उम्र में शादी, जबकि मैं नानी बनने जा रही हूँ। मैं हैरान थी। विभिन्न टीवी चैनल पर आजकल टॉक शोज की बहार है। कोई भी एक उटपटांग सा छोटा मोटा बहाना मिला नहीं कि उसे मुद्दा बनाकर बहस शुरू, और अंत में उसके परिणाम भी मनमाने ढंग से अपने अनुसार ही तोड़ मरोड़ कर निकाले जाते हैं। आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता और फुहड़ से भी कतई परहेज नहीं रहता। अभी हफ्ते भर पहले ही इसी तरह के एक कार्यक्रम जिसमें विवाह पीड़ित परित्यक्ता अविवाहित महिलाओं की स्थिति पर बहस की जा रही थी, इसमें दीपा ने भी भाग लिया था। तब मैंने उसे ठाठ से कहते सुना और देखा था कि वह अपने कुंवारे रहने के निर्णय पर अड़िग और खुश हैं। डॉक्टर हैं, कमाती हैं, उसका अपना काम है जो उसे सुख शांति और पैसा देता है। परिवार है, भाई के साथ रहती हैं जो अकेलेपन या असुरक्षा जैसी भावना भी नहीं घेरती, जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं। फिर भला शादी करने की क्या जरूरत, अपना जीवन अपनी तरह से जी रही हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उस टॉक शो का हिस्सा थे, उन्होंने विवाह की आवश्यकता पर जोर देते हुए तर्क दिया, अभी तो नहीं, मगर उम्र के एक मुकाम पर एक साथी की सख्त आवश्यकता महसूस होती है। तब व्यक्ति बिल्कुल तन्हा होता है और चाहता है कि काश कोई होता जिससे वह अपना सुख दुख बांट सकता, किसी के साथ हंस सकता, किसी के कंधे पर सिर रख कर रो सकता, कोई उसके सिर पर हाथ फिराता, उसे दुलारता, जरूरत पड़ने पर सेवा शुश्रूषा करता। उसने इस तर्क को बड़े ही हल्केपन और मजाक में लेते हुए एंकर ने जवाब दिया, सेवा शुश्रूषा, जो काम एक नर्स भी कर सकती है, उसके लिए शादी करके पूरा जीवन क्यों बर्बाद किया जाए। आखिर के 10 वर्षों के लिए पूरे 50-60 वर्षों का जीवन क्यों बर्बाद करे। बिल्कुल नहीं, दीपा का आजन्म कुंवारी रहने का निर्णय ही सही है। मेरे साथ ये भी टीवी देख रहे थे, अचानक बुदबुदा उठे, ये 10 वर्ष ही तो पूरे जीवन पर भारी होते हैं। भावनात्मक सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी वक्त तो होती है, और मैं जो एंकर के निर्णय से लगभग सहमत थी भी चौंक पड़ी। जीवन का यह कटु यथार्थ जानकर अभी 2 दिन पहले ही तो इसी तरह के एक अन्य टॉक शो में एक भूतपूर्व अभिनेत्री जो अपने जमाने में नंबर 1 थी, ने आंसू बहाते हुए अपने अकेलेपन का रोना रोया था कि कोई पढ़े तो कितना, काम करे तो कितना, अकेलापन है कि खत्म ही नहीं होता। और वह रो पड़ी
थी। मैं विचारों में पता नहीं कब तक यूं ही खोई रही कि तभी सैंडलों की खटखटाहट ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। नर्स तेजी से मेरी ओर आ रही थी। मुस्कुराते हुए उसने बताया, मुबारक हो, लड़का हुआ है। मैंने प्रसन्न होकर थैली में से रुपए निकालकर उसकी मुट्ठी में खोस दिया। उसने कुछ इस तरह होठ तिरछे किए जैसे कह रही हो कि बस इतना ही, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है लड़का होने की। वैसे मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। लड़की होती तब भी मैं इतनी ही खुश होती। फिर भी उससे कहा, अभी इतना ही ले लो, फिर और दे दूंगी, अभी है नहीं। पिंकी तो ठीक है ना? सब नॉर्मल हुआ है ना? वह हामी में सिर हिलाकर चली गई। उस पूरे दिन व्यस्त ही रही। घर से अस्पताल, अस्पताल से घर के कई चक्कर काटने पड़े। घर आकर फोन के साथ उलझी रही। कुछ समय पिंकी के ससुराल और कुंवर साहब को खबर की। कुछ और भी शुभ चिंतकों को खुशखबरी दी। कुछ बधाई के टेलीफोन भी आए। बात फैलने में देर ही कितनी लगती है। इस सैटेलाइट युग में देर रात ही सो पाई। सुबह भी जल्दी उठकर खाने पीने का और दूसरा सामान अस्पताल भेजकर घर का सारा काम निपटाया। फिर जैसे ही फुर्सत मिली, दीपा की याद आई। आज तो उसकी शादी है। वही दीपा शादी कर रही है जो हमेशा शादी का मजाक उड़ाती आई है। बहरहाल जाना तो है ही, मैं ही नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा। सब मन ही मन मैंने सोचा और तैयार होने लगी। टैक्सी लेकर दीपा के घर पहुंची। वहां से पता चला कि सब आर्य समाज मंदिर गए हैं। वही हो रही है शादी। मैंने भी टैक्सी ड्राइवर को वहीं चलने का आदेश दिया। वहां कार्यक्रम शुरू हो चुका था। दीपा विवाह के मंडप में बैठी हुई थी। साधारण से कपड़ों में कार्यक्रम भी साधारण ही था। बहुत ही चुनिंदा व्यक्ति आमंत्रित थे। थोड़े से नमकीन के साथ स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। विवाह संपन्न हुआ। मैंने उसे बधाई दी। फिर हम दीपा के पति देव की कार में उन्हीं के घर आ गए। घर आकर उसके नवविवाहित पति देव, जो प्रशासकीय पुलिस अधिकारी थे, शहर में एक स्थान पर दंगा फसाद की खबर पाकर उधर के लिए तुरंत रवाना हो गए। अब मुझे मौका मिला दीपा को घेरने का। अभी उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी मैडम। टीवी पर अचानक क्या हो गया? क्यों? कुछ गलत किया क्या? मैंने तू ही तो सीख दिया करती थी हमेशा से, सो मैंने सोचा अमल कर ही लिया जाए। उसने भी इट लाते हुए जवाब दिया, नहीं वह तो ठीक है, मगर तुझे यह बोधिसत्व कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ? मैंने उसके पलंग पर पसरते हुए पूछा। थकी हुई तो थी ही मैं, रात नींद जो पूरी नहीं हुई थी। अब दीपा भी थोड़ी गंभीर हुई और वहीं पलंग के कोने पर बैठकर बाल खोलते हुए बोली, जिस तरह मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने का अधिकार है, उसी तरह अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का प्रत्येक को अधिकार है। मैं तो अपनी जिंदगी अपनी तरह जी रही थी, मगर तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरों के जीवन में बाधक हो रही हूँ। फिर जीवन के सहन प्रवाह को रोककर उसे उल्टी दिशा में मोड़ने के प्रयास में अपनी शक्ति जाया करने की बजाय मैंने उसी प्रवाह के साथ बह जाना ही उचित समझा।
किसकी जीवन शैली की बाधा बन रही थी। तू तो जानती है मैं यहाँ भैया भाभी के साथ रहती हूँ। पिछले महीने भाभी के मायके से काफी सारे मेहमान आए हुए थे। उनकी माँ बहनें वगैरह, घर भरा भरा सा था। इसीलिए मैंने भी सोचा कि 2-4 दिन की छुट्टी लेकर गांव चली जाऊं माँ से मिलने। तब तक ये मेहमान भी चले जाएंगे और भाभी भी पूरा वक्त गुजार सकेंगी उनके साथ। मुझे लगा मेरी उपस्थिति में शायद वे लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे। भैया भाभी के लिए चाहे मैं अपनी हूँ, पर उनके लिए तो मैं पराई ही थी। मैंने एक बैग में थोड़ा सा सामान डाला और चल पड़ी। बस स्टैंड काफी देर खड़ी रही पर कोई बस आई ही नहीं। फिर जब बारिश भी होने लगी तो मैं गांव जाने का इरादा त्याग कर वापस घर आ गई। घर के नजदीक पहुंची तो लगा कि महफिल जमी हुई है। भाभी और उनकी माँ बहनों की जोर जोर से बातें करने की आवाज दूर से ही आ रही थी। सीढ़ियों पर आने के बाद तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था। अनायास मेरे पांव ठिठक गए सीढ़ियों पर ही, जब उनकी बातों में मुझे अपना जिक्र सुनाई दिया। ये मेरी भाभी की बहन की आवाज थी। दीदी, तेरे तो ठाठ हैं, जीजा जी भी कमाते हैं और तेरी ननन भी कमा कर घर भरे जा रही हैं। कहाँ ले जाएगी? कोई आगे है न पीछे, सब तुझे ही मिलने वाला है। भाभी की माँ बोली, हाँ मैंने देखा है, बच्चों को भी संभाल लेती हैं, उनका होमवर्क वगैरह भी करवा देती हैं। तेरे तो मजे हैं, वरना हमें तो बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है बच्चों के साथ। पहले खुद पढ़ो फिर बच्चों को पढ़ाओ। ये भाभी की बड़ी बहन की आवाज थी। अब भाभी का गंभीर विषादपूर्ण स्वर सुनाई दिया। पैसों की हमें कौन सी कमी है जो ननन जी की कमाई पर नजर रखे और बच्चों के लिए ट्यूशन भी रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता, वह तो नहीं मिलती ना। हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ननन, वह भी बड़ी, उस पर अविवाहिता, थोड़ा लिहाज तो रखना ही पड़ता है, घर में भी और बाहर भी। ये मेरे लिए कुछ उपहार भी लाते हैं तो उनके लिए भी लाना पड़ता है। मुझे उन उपहारों को देखकर कोफत ही होती है, खुशी नहीं। सोचती हूँ इससे तो ना लाए वही अच्छा। वे कहती हैं मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ, अपनी तरह से बंधन मुक्त, और इधर हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। यह नहीं सोचती कि हम भी तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहते हैं। हमारा तो पूरा समय उनकी फिक्र चिंता करके ही बीतता है। जरा देर हो जाए तो लगता है अरे अभी तक आई नहीं, क्या बात है। दुख बीमारी में उनका खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। तुम्हारे जीजा जी भी नौकरी में बड़े व्यस्त रहते हैं, मुश्किल से थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं मेरे और बच्चों के लिए, तो उसका भी काफी बड़ा हिस्सा ये हड़प कर जाती हैं। अब घर में आएंगे तो कुछ देर तो उनके पास भी बैठेंगे ही, चाहे औपचारिकता वश ही सही। दीदी कैसी हो, क्या चाहिए वगैरह बातें होंगी। फिर कहीं घूमने जाओ, सिनेमा या बाहर, तो उन्हें भी साथ लेना पड़ता है। छोड़ भी तो नहीं सकते अकेले, और उनके साथ होने से कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते।
मेरी अपनी कोई अहमियत ही नहीं है, मगर क्या करे, निभाना तो है ही, सो निभा रहे हैं। भाभी ने गहरी सांस ली, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शादी कर लेती तो आप भी खुशी होती अपने घर परिवार में, और हम भी यहाँ सुख से रहते, अपना जीवन जीते बंधन मुक्त। मैं जैसे चाहती अपने बच्चों को रखती, अपने संस्कार देती। बच्चे भी बुआ से ही चिपटते रहते हैं, मेरे पास भटकते भी नहीं। क्या करूं, कुछ कहती नहीं हूँ, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए, मगर इधर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बहुत तन्हा व पति और बच्चों से दूर होती जा रही हूँ, सिर्फ ननद जी के कारण। सभी को उनकी ही फिक्र रहती है, उन्हीं से सहानुभूति है, सबको मुझसे नहीं, पर क्या करूं, सहे जा रही हूँ बस। दीपा ने गोद से तकिया उठाकर पलंग पर रखा और उस पर अध लेटी होकर बोली, यह सब सुनकर पहले तो मैं सन्न ही रह गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाभी को भी मेरे कारण कभी कोई परेशानी हो सकती है। मैंने कल्पना ही नहीं की थी इसकी। मैं अपना जीवन जीने में इतनी व्यस्त थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अनजाने में ही सही मैं किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर रही हूँ, उनके जीवन प्रवाह में बाधक बन रही हूँ। खैर उस समय तो मैंने स्वयं को संयत कर लिया और इस तरह मुस्कुराते हुए घर में आ गई, धड़ धड़ा कर, जैसे कुछ सुना ही ना हो। पहले तो सब एकदम सक पका गए, फिर मेरी सरल मुस्कान देखकर सहज हो गए। बातों का रुख दूसरी ओर मुड़ गया। भाभी उठकर चाय बनाने चली गई, मगर इसके बाद मैं इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगी। तभी श्री सिन्हा से मुलाकात हुई। आँखों का इलाज कराने मेरे पास आए थे। विदुर थे, 2 बच्चों के पिता। मेल जोल बढ़ा, मित्रता प्रगाढ़ हुई और हमने विवाह का फैसला कर लिया। दीपा ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी पुलिस कमिश्नर साहब की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वे लौट आए थे। शायद मैं तुरंत उठ बैठी। दीपा से कहा, अच्छा चलती हूँ, अब तुम्हें और ज्यादा बोर नहीं कर सकती आज, वरना पुलिस वाकया मैंने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। और हम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। हाथ पकड़े दीपा मुझे गेट तक छोड़ने आई। मैंने उसका हाथ दबाते हुए विदा ली। अच्छा चलूं, लंबे सुखमय विवाहित जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देर आए दुरुस्त आए। मैं चली जा रही थी तेज कदमों से टैक्सी स्टैंड की ओर। शाम हो चली थी। अस्पताल की खबर भी लेनी थी।